Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार। नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी एक मैराथन है और इस लंबे रास्ते पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है सटीक, स्पष्ट और काम की जानकारी की। बिल्कुल। हमारा प्रयास यही है कि हम आपके लिए वो जानकारी लेकर आएं। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल पर हम इसी काम को करते हैं और इस मिशन को जारी रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। हाँ, आपका समर्थन हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर जरूर विचार करें। आज हम एक ऐसे शब्द की चीरफाड़ करने वाले हैं जिसे कुछ लोग भारत के विकास का इंजन मानते हैं और कुछ लोग एक ऐसा खतरा जो हमारी पहचान को मिटा रहा है। सही कहा। वो शब्द है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। हमारे सामने है एनसीईआरटी कक्षा 12 की किताब समकालीन विश्व राजनीति का 9वां अध्याय और साथ में है यूपीएससी के पिछले कुछ सालों के सवाल। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि वैश्वीकरण क्या सिर्फ बाजार और व्यापार है या इससे कहीं ज्यादा कुछ और यूपीएससी इस टॉपिक से किस तरह की समझ की उम्मीद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वैश्वीकरण है क्या भला? जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एमएनसीज, स्टॉक मार्केट या विदेशी सामान आता है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है ना? बिल्कुल, ये तो बस सतह है। अगर वैश्वीकरण को सही मायने में समझना है तो इसे एक विशाल, तेज बहती नदी की तरह सोचिए। एक नदी? अच्छा। हाँ, इस नदी में सिर्फ पैसा और सामान नहीं बह रहा। इसमें अमेज़न से खरीदा हुआ फोन बह रहा है, हमारे फोन पर चल रहा कोरियन ड्रामा बह रहा है, क्लाइमेट चेंज पर दुनिया भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के विचार बह रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देश जाते लोग भी बह रहे हैं। तो इसका मूल विचार है प्रवाह, मतलब फ्लो। हर चीज का प्रवाह, विचार, पूंजी, वस्तुएं और लोग। ये नदी वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। ये दिखाता है कि ये कितना व्यापक है। किताब में जनार्दन, रामधारी और सारिका के जो उदाहरण दिए हैं वो भी इसी प्रवाह के अलग अलग पहलुओं को छूते हैं। हाँ, और वो उदाहरण इसे बहुत मानवीय बनाते हैं। जैसे जनार्दन का कॉल सेंटर में काम करना, वो है सेवाओं का प्रवाह, जो अमेरिका में बैठे किसी क्लाइंट को सेवा दे रहा है। सही। फिर रामधारी का अपनी बेटी के लिए चीन में बनी साइकिल खरीदना वस्तुओं का प्रवाह है। और सारिका का एक ऐसी नौकरी करना जो पहले महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं थी, वो अवसरों और विचारों का प्रवाह है जिसमें सामाजिक सोच को बदला। ये तीनों मिलकर वैश्वीकरण की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं जो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत भी है। ठीक है, तो ये प्रवाह हमेशा से तो इतना तेज नहीं था। पिछले 30-40 सालों में ऐसा क्या हुआ कि ये नदी अचानक बाढ़ जैसी स्थिति में आ गई? मुझे लगता है ज्यादातर लोग कहेंगे टेक्नोलॉजी, लेकिन क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से है? टेक्नोलॉजी इसका सबसे बड़ा कारण है, इसमें कोई शक नहीं। टेलीग्राफ से लेकर 5G इंटरनेट तक इन आविष्कारों ने दुनिया की दूरियों को लगभग खत्म कर दिया है। आज न्यूयॉर्क में बैठा एक इन्वेस्टर मुंबई के स्टॉक मार्केट में 1 सेकंड में पैसा लगा सकता है। ये 50 साल पहले कल्पना से भी परे था। तो टेक्नोलॉजी वो पाइपलाइन है जिसने इस प्रवाह को रफ्तार दी है। लेकिन सिर्फ पाइपलाइन होने से तो पानी नहीं बहता, उसके लिए नल खोलना भी तो पड़ता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वो नल खोलने का काम राजनीतिक फैसलों ने किया। 1980 और 90 के दशक में दुनिया भर के देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल था, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का फैसला किया। व्यापार पर लगे प्रतिबंध हटाए, विदेशी निवेश को आने दिया। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी ने जो संभव बनाया उसे राजनीतिक इच्छा शक्ति ने हकीकत में बदल दिया। इन दोनों के मिलने से ही वैश्वीकरण की ये लहर पैदा हुई। ये तो हुई वजहों की बात, लेकिन असल सवाल ये है कि इस तेज रफ्तार प्रवाह का हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर असर क्या हो रहा है। चलिए राजनीति से शुरू करते हैं। एक आम धारणा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सरकारें कमजोर हो रही हैं, अब सब कुछ तो बड़ी बड़ी कंपनियां तय कर रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है?
ये बहुत बड़ी बहस है और यूपीएससी मेंस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भी। जी। एक पक्ष कहता है कि हाँ, राज्य या सरकार की क्षमता कम हो रही है, अब सरकारें अपने मुख्य कामों जैसे कानून व्यवस्था और सुरक्षा तक सिमट रही हैं। और जो लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट था वो पीछे हट रहा है, क्योंकि अब ये माना जाता है कि बाजार इन चीजों का बेहतर ख्याल रख सकता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि उनका बजट कई छोटे देशों से भी ज्यादा है, तो जाहिर है वो सरकारों के फैसलों पर असर डालती हैं। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी नहीं है, जहां एक तरफ राज्य कुछ मामलों में पीछे हट रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर नहीं हो गया है। आज सरकार के पास अपने नागरिकों का जितना डेटा है, आधार से लेके डिजिटल पेमेंट तक, उतना तो इतिहास में किसी राजा महाराजा के पास भी नहीं था। एकदम सही पॉइंट, और यही इस सवाल का संतुलित जवाब है। वैश्वीकरण ने राज्य को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसकी भूमिका को बदल दिया है। खत्म नहीं किया। बिल्कुल, वो अब सब कुछ करने वाला नहीं रहा, बल्कि एक मैच रेफरी या नियामक मतलब रेगुलेटर बन गया है। वो नियम बनाता है, बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, और जैसा आपने कहा, टेक्नोलॉजी की मदद से नागरिकों पर नजर भी रखता है। तो राज्य की ताकत घटी नहीं, बस उसका रूप बदल गया है। ये बहुत दिलचस्प है। अब आते हैं आर्थिक मोर्चे पर, जहां शायद सबसे ज्यादा हंगामा होता है। फायदे और नुकसान दोनों ही बहुत साफ दिखते हैं। बिल्कुल, आर्थिक वैश्वीकरण की कहानी दोधारी तलवार जैसी है। IMF और WTO जैसी संस्थाओं ने दुनिया भर में व्यापार को आसान बनाया। इससे उपभोक्ताओं को फायदा हुआ। हाँ, आज हमारे पास हर चीज के ढेरों विकल्प हैं और कीमतें भी प्रतिस्पर्धी हैं। सही, नई टेक्नोलॉजी और निवेश आया, लेकिन इसका एक स्याह पक्ष भी है। और वो क्या है? वो है बढ़ती हुई असमानता। ये प्रक्रिया सबके लिए फायदेमंद नहीं रही। जो कुशल थे, जिनके पास पूंजी थी, वो इस दौड़ में बहुत आगे निकल गए। और बाकी लोग? लेकिन किसानों का, छोटे उद्योग धंधों का और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक बड़ा तबका पीछे छूट गया या बुरी तरह प्रभावित हुआ। विकसित देशों का दोहरा रवैया भी एक बड़ी समस्या है। वो चाहते हैं कि हम अपना बाजार उनके सामान के लिए खोल दें, लेकिन जब हमारे लोगों के वहां जाकर काम करने की बात आती है, तो वो वीजा नियमों को बहुत सख्त कर देते हैं। आप जो ये MNCs के प्रभाव और बढ़ती प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है ना? मुझे याद है UPSC ने GS पेपर 3 में एक सवाल पूछा था कि 1991 के सुधारों के बाद भारतीय कंपनियों पर क्या असर पड़ा और वो इन वैश्विक दिग्गजों के साथ मुकाबला कैसे कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसका जवाब कैसे दिया जाना चाहिए? देखिए, ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए आपको दोनों पक्ष दिखाने होंगे। आपको बताना होगा कि कुछ भारतीय कंपनियां जैसे टाटा, महिंद्रा या इन्फोसिस खुद बहुराष्ट्रीय बन गई और उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल। साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि कई छोटे और मंझोले उद्योग जैसे खिलौना उद्योग या इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाले चीनी माल के सामने टिक नहीं पाए और बंद हो गए। एक संतुलित उत्तर में ये दोनों कहानियां होनी चाहिए। और एक और सवाल था मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI को लेकर। ये भी तो इसी से जुड़ा है। हाँ, एक तरफ बेहतर सप्लाई चेन और कम कीमतों का तर्क है, तो दूसरी तरफ छोटे किराना दुकानों के भविष्य की चिंता। हाँ, और भारत के खाद्य सुरक्षा बिल पर WTO में जो बहस हुई, वो भी इसी का एक उदाहरण है। जहां भारत इसे अपने गरीब नागरिकों के लिए जरूरी बताता है, वहीं कुछ विकसित देश इसे व्यापार में बाधा डालने वाला कदम मानते हैं। तो UPSC यही चाहता है कि इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों और घरेलू जरूरतों के बीच के तनाव को समझा जाए। चलिए, अब उस पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा व्यक्तिगत है, हमारी संस्कृति। मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता है कि क्या हम अपनी पहचान खोले हैं? क्या मेरे शहर का छोटा सा समोसे वाला रेस्टोरेंट मैकडॉनल्ड्स के सामने टिक पाएगा? ये सांस्कृतिक लड़ाई जमीनी स्तर पर कैसी दिखती है? ये डर बहुत स्वाभाविक है और इसे सांस्कृतिक समरूपता या कल्चरल होमोजेनाइजेशन कहते हैं। मतलब सब कुछ एक जैसा हो जाना? हाँ, ये डर के पूरे दुनिया की संस्कृति एक जैसी हो जाएगी, खासतौर पर अमेरिकी या पश्चिमी संस्कृति जैसी। नीली जीन्स, कोका कोला, बर्गर, हॉलीवुड फिल्में, ये सब इसी का प्रतीक हैं। ऐसा लगता है कि एक ताकतवर संस्कृति बाकी संस्कृतियों को निगल रही है। लेकिन क्या ऐसा ही हो रहा है? क्योंकि मुझे इसका उल्टा भी दिखता है। आज योग पूरी दुनिया में मशहूर है। सही बात। हमारे मसालों और खाने की मांग बढ़ रही है। और यही कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा दिलचस्प हिस्सा है। इसे सांस्कृतिक विभिन्नीकरण या कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन कहते हैं। इसमें वैश्वीकरण की वजह से हर संस्कृति खत्म नहीं होती, बल्कि और ज्यादा विशिष्ट और सजग हो जाती है। अच्छा, कैसे? लोग अपनी स्थानीय पहचान,
भाषा, पहनावे को लेकर और मुखर हो जाते हैं। यहाँ एक बड़ा मजेदार विरोधाभास है। जैसे एक कोरियन ड्रामा स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में हिट हो जाता है, ये समरूपता है। लेकिन भारत में लोग उसके ऊपर अपनी भाषा में अपने कल्चर के हिसाब से जो मीम्स बनाते हैं या उसे अपनी कहानियों से जोड़कर देखते हैं, वो विभिन्नीकरण है। हम ग्लोबल चीज को लेकर उसे लोकल बना देते हैं। आपने एकदम सटीक उदाहरण दिया। ये ग्लोकल होने की प्रक्रिया है। ग्लोकल मतलब ग्लोबल प्लस लोकल। ग्लोकल, वाह। अब आपको कुर्ता और जीन्स पहने हुए युवा सिर्फ भारत में नहीं, यूरोप और अमेरिका में भी दिख जाएंगे। तो ये एक दो तरफा रास्ता है, लेन देन है। लेकिन ये लेन देन बराबर का तो नहीं है। नहीं, ये बात सही है कि इस लेन देन में शक्ति का संतुलन बराबर नहीं है। अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव अब भी कहीं ज्यादा है, लेकिन दूसरी संस्कृतियां भी अपनी जगह बना रही हैं और वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया में भारत का सफर कैसा रहा है? हमने आजादी के बाद तो अपनी अर्थव्यवस्था को काफी बंद रखा था। हाँ, हमारा अनुभव बहुत अनूठा है। आजादी के बाद औपनिवेशिक दौर के बुरे अनुभवों की वजह से हमने संरक्षणवाद की नीति अपनाई। मतलब प्रोटेक्शनिज्म। जी, इसका मकसद था अपने नवजात उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना। मेरे पिताजी बताते हैं कि उनके जमाने में एक स्कूटर खरीदने के लिए बुकिंग कराने के बाद सालों इंतजार करना पड़ता था। वो संरक्षणवाद का दौर था। और आज आप फोन पर क्लिक करते हैं और गाड़ी या कोई भी सामान अगले दिन आपके दरवाजे पर होता है। बिल्कुल। ये बदलाव आया 1991 में, जब एक बड़े आर्थिक संकट के कारण हमें अपनी नीतियां बदलनी पड़ी। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया, जिसे LPG सुधारों के नाम से जाना जाता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। सही। उस फैसले ने भारत की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। तब से लेकर आज तक हम वैश्वीकरण की इस नदी में एक बहुत महत्वपूर्ण नाविक रहे हैं। जाहिर है इस सफर का और इस पूरी प्रक्रिया का हर किसी ने स्वागत तो नहीं किया होगा, इसका विरोध भी हुआ होगा। ये विरोध कौन लोग कर रहे हैं और उनके मुख्य तर्क क्या हैं? हाँ, वैश्वीकरण का प्रतिरोध दुनिया भर में हुआ है और भारत में भी। इसकी आलोचना मुख्य रूप से दो विचारधाराओं से आती है। एक तरफ वामपंथी आलोचक हैं, लेफ्ट विंग क्रिटिक्स। हाँ, उनका कहना है कि ये मौजूदा वैश्वीकरण सिर्फ पूंजीवाद का एक नया रूप है, जो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना रहा है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचाता है और सरकारों को अपनी कल्याणकारी जिम्मेदारियों से पीछे हटने पर मजबूर करता है। और दूसरी तरफ हैं दक्षिणपंथी, मतलब राइट विंग आलोचक। उन्हें आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक और सांस्कृतिक चिंताएं हैं। अच्छा। उन्हें डर है कि विदेशी चैनलों, कंपनियों और विचारों के प्रभाव से देश की पारंपरिक संस्कृति को नुकसान पहुंचेगा और देश अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता खो देगा। वो स्वदेशी पर ज्यादा जोर देते हैं। अब आज भी ये बहसें देखते हैं, जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आना चाहती है तो यही दोनों तर्क सामने आते हैं हमेशा। इन आवाजों को उठाने के लिए क्या कोई वैश्विक मंच भी है? हाँ, वर्ल्ड सोशल फोरम या WSF एक बहुत बड़ा वैश्विक मंच है जो नव उदारवादी वैश्वीकरण की नीतियों का विरोध करता है। इसकी पहली बैठक ब्राजील में हुई थी और एक बैठक मुंबई में भी हो चुकी है। और भारत में भी हमने कई स्थानीय आंदोलन देखे हैं, जैसे किसानों का MNCs के बीजों के खिलाफ आंदोलन या नीम के पेटेंट को लेकर हुआ अंतर्राष्ट्रीय विरोध। ये सब वैश्वीकरण के प्रतिरोध के ही उदाहरण हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि वैश्वीकरण कोई सीधा सपाट कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक जटिल, बहुस्तरीय और विरोधाभासों से भरी प्रक्रिया है। बिल्कुल। UPSC के एक अभ्यर्थी के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके हर पहलू के पक्ष में भी तर्क है और विपक्ष में भी। एक अच्छा जवाब वही होगा जिसमें इन सभी आयामों, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक को शामिल किया जाए और एक संतुलित नजरिया पेश किया जाए। यहाँ एक बात सोचने वाली है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। क्या? वैश्वीकरण का विरोध करने वाले आंदोलन और संगठन भी अपनी बात फैलाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और पूरी दुनिया में एक नेटवर्क बनाने के लिए उन्हीं साधनों का इस्तेमाल करते हैं जो वैश्वीकरण की देन है, यानी इंटरनेट और सोशल मीडिया। ये तो है। क्या ये एक विरोधाभास नहीं है कि आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं उसी के सबसे शक्तिशाली औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये भविष्य के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों की प्रकृति के बारे में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचना चाहिए। बहुत ही दिलचस्प सवाल है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने वैश्वीकरण को लेकर समझ को और गहरा किया होगा। सिंप्लीफाइड UPSC बाय PPP पर ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमें अपना सहयोग देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.